आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली चार प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। पहली है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी सिस्टम के टोटल चार्ज के बारे में पता करना है तो आपको क्या करना है, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको आप अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए। तो जो टोटल आपको सम मिलेगा वही उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। सो एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग algebraically all the charges present anywhere on the system। यानी कि आप इन चार्जेस को नंबर्स की तरह ऐड करके सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल्स भी एक तरह से मास की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर आप टोटल जानना चाहते हैं तो सो इट मींस चार्जेस आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ अ बॉडी एंड आर एडेड बाय सिंपल लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि चार्ज पार्टिकल्स का टोटल निकालने के लिए, किसी बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप चार्ज पार्टिकल्स को एक स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बॉडी के पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो है प्लस पीई और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो है माइनस एनई। देखिए यहां पर पी का जो मतलब है, ये जो पी आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन्स की संख्या को बता रहा है। यानी किसी बॉडी के पास टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, पी, और उस बॉडी के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं एन। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर किसी बॉडी के पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते ही हैं जिसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉडी का टोटल नेगेटिव चार्ज हुआ माइनस एन ई। इसी तरह से बॉडी का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा प्लस पीई, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या उसमें है p और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है, उतना ही जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अगर मैं बॉडी के टोटल चार्ज की बात करूं तो वो टोटल चार्ज हुआ p माइनस एन इंटू ई। एक्चुअल में हमने इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दिया, तो ऐड करते ही हमें मिला ये रिजल्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर p जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए यहां पर तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स उनसे कम है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। और अगर बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की संख्या बराबर है तो हम कहते हैं कि बॉडी न्यूट्रल है, मतलब उसका नेट चार्ज जीरो है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए अगर किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है Q, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तब भी उस पे चार्ज कितना होगा Q। और अब अगर वो बॉडी मूव करने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा कि पहले उस पे चार्ज Q था और अब वो मूव करने लग गई तो मूव करते ही उसका ये चार्ज Q चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जितना चार्ज रेस्ट की कंडीशन में उस पे था उतना ही मोशन में रहेगा। यानी कि अब अगर बॉडी आपकी मूव करने लग गई है तो अब भी उस पे उतना ही चार्ज Q रहेगा जितना तब था उस पे जब वो रेस्ट में थी। यही है आपकी प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कोई बॉडी मूव कर रही है या वो रेस्ट में है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड करते हैं, जैसा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी हमें रेस्ट में नजर आ रही है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें बॉडी मोशन में नजर आ रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It means charge on an object does not depend upon the velocity of the object। बात वही है, सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं बॉडी अगर रेस्ट में है और उस पर कुछ चार्ज Q है और अब अगर बॉडी मोशन में आ गई तो अब उसका जो चार्ज Q था वो चेंज नहीं हो गया, वो उतना ही पड़ा है Q। सो लास्ट में मैं ये कह सकता हूं द ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और मे बी मूविंग विद सम वेलोसिटी। इफ इट हैज सम चार्ज देन its value will not change with the velocity of the object। यानी कि चार्ज एट रेस्ट will be equal to चार्ज एट मोशन। Q रेस्ट is equal to Q मोशन। यानी कि अगर रेस्ट की कंडीशन में Q चार्ज था तो मोशन में आने के बाद भी उस पे Q ही चार्ज रहेगा।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात आई कहां से कि चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है तब उसकी वैल्यू अगर Q है तो मोशन में आने के बाद भी उसकी वैल्यू Q ही रहेगी। ऐसा डिस्कस करना हमारे माइंड में कहां से आया? देखिए, मास जो होता है किसी बॉडी का वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन तब जब बॉडी लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी। देखिए, बॉडी का मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बॉडी की, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहां m जो है ये तब है बॉडी का मास जब वो मूव कर रही है, और m नॉट बॉडी का तब मास है जब बॉडी रेस्ट में है। यहां स्मॉल v जो आप देख रहे हैं ये बॉडी की वेलोसिटी है, और जो स्मॉल c आप देख रहे हैं ये लाइट की वेलोसिटी है। यानी कि अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी v वो लाइट की वेलोसिटी c के कंपैरेबल हो, मतलब इसके ऑर्डर की हो, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतने ऑर्डर की हो, तो उस कंडीशन में आप खुद देख सकते हैं v²/c², ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली 1 से तो कम ही होगी, लेस देन 1। और अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को फिर देखें 1 - v²/c², इसकी वैल्यू भी 1 से कम ही आएगी। अब अगर आप m नॉट को एक ऐसी संख्या से डिवाइड कर रहे हो जो 1 से छोटी है, तो ओवरऑल जो स्मॉल m आएगा, यानी कि वो मास जो मोशन में है वो ऑब्वियसली रेस्ट वाले मास से ज्यादा ही आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं, हेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, m नॉट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू ये होती है, आप जानते भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कंडीशंस मास पे तो लागू होती हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल वेलोसिटी से मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसका मास चेंज होगा। चेंज क्या होगा? मास बढ़ने लग जाएगा, काफी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता। जितना चार्ज किसी बॉडी पर रेस्ट की कंडीशन में है उतना ही चार्ज उस पर मोशन की कंडीशन में भी रहता है। वो मूव करने लग जाए तो उसका चार्ज चेंज नहीं होता। सो इस इक्वेशन से मास के बारे में मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्या? एट हाई वेलोसिटी वेयर v is approximately equal to c, the mass of the object increases many times than rest mass of the object, but its charge remains the same. अब अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि v जो है वो अगर c के कंपैरेबल हो गया तो m बढ़ जाएगा, मैं आपको फिर बता दूं। अगर देखिए v जो है वो c के कंपैरेबल हो जाए, कंपैरेबल का मतलब ये है कि उससे थोड़ा सा ही कम, उसके बिल्कुल बराबर नहीं, बिल्कुल बराबर ही हो जाएगा। तो 1 माइनस यहां पर भी फिर 1 ही आएगा, और 1 - 1 होता है 0, उस केस में तो m इनफाइनाइट हो जाएगा। सो v की वैल्यू रहेगी तो वैसे c से कम ही, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस ना हो v और c में, उस केस में v²/c² की वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी आएगी। और अगर आप 1 में से उससे कोई छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करते हो, सो ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा वो भी 1 से कम आएगा। अब 1 से छोटी संख्या से का अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो वो और छोटा आएगा, और इतनी छोटी संख्या से अगर मैं m नॉट को डिवाइड करूंगा, मतलब m नॉट को मैं उस संख्या से डिवाइड करूंगा, तो मुझे m जो मिलेगा वो ऑब्वियसली m नॉट से काफी ज्यादा मिलेगा। एक लास्ट चीज मैं आपको और बता दूं, किसी बॉडी के चार्ज और उसके मास के रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई बॉडी है जो लाइट की वेलोसिटी के लगभग वेलोसिटी के कंपैरेबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो स्पेसिफिक चार्ज पर क्या असर पड़ेगा बताइए। यानी कि किसी बॉडी की वेलोसिटी v लगभग लाइट की वेलोसिटी के अगर बराबर हो जाए तो स्पेसिफिक चार्ज यानी कि q/m पर क्या असर पड़ेगा? तो आप उससे कहिएगा कि स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर v c के कंपैरेबल हो गया तो उस केस में m बढ़ जाएगा। और अगर देखिए इधर स्पेसिफिक चार्ज के रेशियो को देखिए, अगर m इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली q/m डिक्रीज होगा। सो अगर कोई बॉडी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रबड़ की कोई रॉड है और मेरे दूसरे हाथ में कुछ फर है, और मैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ रहा हूं, रब कर रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद होगा क्या? ये जो फर है
इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के इस प्लास्टिक की रॉड पर आ जाएंगे और फर के पास इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, यानी कि फर पे आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज और हमारी इस रबड़ की रॉड पे आ जाएगा कुछ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस में होना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इस रॉड पर, ये आए हैं कहीं से, ना कि इस रॉड के ऊपर प्रोड्यूस किए गए हैं। यानी कि यहां पर आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, बल्कि आप बस कहीं से ले आए। और यहां पर अगर प्लस के साइन से मैं पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं फर पर, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हो गए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो गए, बल्कि वो फर से रॉड पर चले गए हैं जस्ट। तो यहां हमने चार्ज को ना तो क्रिएट किया है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया है, हमने बस उसको रीअरेंज कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं हम बस उसको। यही है हमारी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कहती है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो मैंने यहां सारी बातों को लिख दिया है। व्हेन अ रबर रॉड इज रब्ड विद फर, देन रबर रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. The investigation shows that the amount of negative charge on rod is equal to the amount of positive charge on fur in magnitude. यानी कि जितना चार्ज हमारी प्लास्टिक की रॉड पर आया है, उतना ही चार्ज मैग्नीट्यूड में हमारे फर पर भी आया है। यानी कि दोनों बॉडीज पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। So in this way the algebraic sum of positive and negative charge is 0, which is equal to the charge before rubbing. आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू को ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे 0 मिलेगा। और आप देख सकते हैं जब मैंने इन दोनों चीजों को रब नहीं किया था तब भी रॉड पर चार्ज था 0 और फर पर भी चार्ज था 0, तब भी इनका सम कितना आ रहा था 0। यानी कि हमने ना तो चार्ज को यहां क्रिएट किया है ना डिस्ट्रॉय किया है। तो हम कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसी प्रॉपर्टी को दूसरे शब्दों में आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मतलब है? देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो मैटर बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है, ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर आप इस रॉड और फर के सिस्टम को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो। जो भी चार्ज आया था वो रॉड और हमारे फर इन दोनों के बीच में ही एक्सचेंज हुआ था, वो बाहर से कहीं से नहीं आया, ना ही अंदर से कहीं बाहर गया है। आइए अब हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है किसी एटम का और इस पर कोई फोटोन आकर के स्ट्राइक करता है यहां, और फोटोन के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। देखिए 12th में आपका एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, उसमें आप लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि लाइट जो है वो कभी कभी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वो लाइट की तरह यानी कि वेव की तरह बिहेव करती है। सो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। सो किसी लाइट के पार्टिकल में जिसको हम फोटोन कहते हैं उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है, जहां h एक कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस था और उससे एक फोटोन आकर के टकराया, तो ऐसा होते ही क्या होगा, फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस न्यूक्लियस को दे देता है और उसके बाद दो पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं, एक तो पॉजिट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप पॉजिट्रॉन के बारे में पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, इसका मास उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बट फर्क इस चीज का है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो पॉजिट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कि पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
सो पेयर प्रोडक्शन है क्या? किसी फोटोन का किसी न्यूक्लियस से टकराने पर अपनी एनर्जी उस न्यूक्लियस को दे देना और उसके बाद इन दो पार्टिकल्स का एमिट होना, इसी को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। अब देखिए, लाइट के अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं है। सो अगर मैं कहूं कि ये जो कॉलिजन यहां हुआ है, इस कॉलिजन से पहले के अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो चार्ज था जीरो चार्ज था। और अगर मैं पेयर प्रोडक्शन के बाद की बात करूं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, अगर मैं पॉजिट्रॉन के चार्ज प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस ई को ऐड कर दूं तब भी मुझे कितना मिलता है? 0 ही मिलता है। सो जितना चार्ज सिस्टम में पहले था कॉलिजन से पहले, उतना ही चार्ज अब भी है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहा है। सो मैंने यहां लिख दिया है कि पेयर प्रोडक्शन होता क्या है? व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन हैविंग एनर्जी h nu strikes the nucleus of an atom, then it loses all of its energy to the pairs of two particles produced, electron and positron। देखिए, जो एनर्जी फोटोन ने हमारे न्यूक्लियस को दी थी, न्यूक्लियस ने वो एनर्जी बाद में इस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तभी तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हुए आगे निकले हैं। इन दिस कॉलिजन द पार्टिकल positron has all the same properties that electron has except its charge which is प्लस ई, यानी कि इस पॉजिट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से मैच करती हैं, बट एक प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज वाली। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर माइनस ई होता है तो पॉजिट्रॉन पे प्लस ई। यहां आप देख सकते हैं टोटल चार्ज बिफोर कॉलिजन इज 0 एंड टोटल चार्ज आफ्टर द कॉलिजन विच इज ऑल्सो 0। सो मैं कह सकता हूं इन दिस कॉलिजन टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन इज 0, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ओबेड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो सेकंड एग्जांपल है वो है पेयर एनिहिलेशन। ये पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि आपके पास अगर दो पार्टिकल्स हों, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों अगर रेस्ट में हों तो ये दोनों एनिहिलेट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करके डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये जैसे ही एक दूसरे के साथ एनिहिलेट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जैसे ही डिसअपीयर होंगे, आप पाएंगे कि दो फोटोन्स एमिट होंगे लाइट के। देख रहे हैं आप इस तरह से, ये पहला लाइट का फोटोन जिसकी एनर्जी है h nu2 और दूसरा फोटोन जिसकी एनर्जी है h nu1। ये दोनों फोटोन्स, ये दोनों लाइट एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जा रही हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ओबे किया जा सके। सो हम कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस ऑल्सो द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज 0, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ओबेड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है प्रोटॉन डीके। देखिए, कई बार क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी जो संख्या है वो थोड़ी इनबैलेंस हो जाती है। कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस जो है स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं चाहता, और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं चाहता। सो इन दोनों का एक स्पेसिफिक रेशो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। अगर कभी प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो भी आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तब भी न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, कई बार प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो कई बार प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोटॉन डीके, यानी कि एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद प्रोटॉन का इस तरह से न्यूट्रॉन में कन्वर्ज होना पॉसिबल नहीं है। So let us say that a specific isotope of an atom has too many protons as compared to the number of neutrons in its nucleus. Therefore, that proton will turn into a neutron, और उसी को क्या बोला गया है, प्रोटॉन डीके। सो यहां मैंने प्रोटॉन डीके को शो किया है, ये रहा हमारा प्रोटॉन। सो जैसे ही प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, दो पार्टिकल्स और निकलेंगे। एक तो निकलेगा बीटा पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। ये पॉजिट्रॉन वही है जिसके बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक अपोजिट वर्जन जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अपोजिट था, यानी कि प्लस ई। और एक पार्टिकल और निकलता है न्यूट्रिनो। अब ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है, आप इसका मास एक तरह से बिल्कुल 0 मान के चलिए, और ये बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है। इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसे यहां पर एनर्जी कंसीडरेशन के लिए लिया गया है ताकि दोनों तरफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एनर्जी जो है बैलेंस रहे, वो इसलिए लिया गया है न्यूट्रिनो को।
सो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इन सब की बात करते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो मेरे पास यहाँ प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है आप जानते हैं, वो प्लस ई के बराबर होता है, यानी कि +1 चार्ज आप कह सकते हैं। इसी तरह मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड की बात करूं तो मेरे पास न्यूट्रॉन है जिसका चार्ज होता है 0 और दूसरा पार्टिकल मेरे पास ये पॉजिट्रॉन है यानी कि बीटा पार्टिकल, और इस पर चार्ज होता है +1 यानी कि +1e। और मैं लास्ट पार्टिकल की बात करूं तो वो है न्यूट्रिनो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज एंड ऑलमोस्ट नो मास। जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसको लगभग मासलेस मान के चलिए, बट इट इज रिक्वायर्ड इन द इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो फाइनली आप देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ज है वो है +1 और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें इन सब को ऐड करें तो भी आपको +1 ही मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ कंजर्व्ड रहा है। प्रोटॉन डीके के बाद अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन डीके की। देखिए कई बार न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस में, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम न्यूट्रॉन डीके कहते हैं। यानी कि इफ ए न्यूक्लियाइड हैज टू मेनी न्यूट्रॉन्स देन अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन। देखिए ये रही इक्वेशन, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट होते ही फिर से दो पार्टिकल्स निकलेंगे, एक तो बीटा पार्टिकल, ये एक्चुअल में एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो का एक अपोजिट वर्जन है, ये उसका एंटी पार्टिकल है एक तरह से। फिर से मैंने उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है चार्जेस का कंपैरिजन किया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज है 0, राइट हैंड साइड में एक पार्टिकल है प्रोटॉन जिस पर चार्ज है +1, दूसरा है इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, उस पर चार्ज है -1, एंटी न्यूट्रिनो, इस पर भी चार्ज 0 होता है। देखिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में जो डिफरेंस है वो स्पिन का डिफरेंस है। एंटी न्यूट्रिनो, इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो distinguished from the neutrino by having clockwise spin rather than counterclockwise spin when observing in the direction of motion. So इन दोनों में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में स्पिन का फर्क है, लेकिन चार्ज दोनों पे कितना है 0। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन का चार्ज है वो है टोटल 0 और राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तब भी मुझे 0 ही मिलेगा। सो फाइनली टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नेक्स्ट एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डीके। देखिए कई बार क्या होता है, जो हैवी एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं और वो स्टेबिलिटी के लिए दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो टुकड़ों में। जैसे कि मेरे पास 92U238 है, यूरेनियम का एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं स्टार्टिंग में ही टोटल चार्ज की बात करूं तो यहां पर चार्ज है 92E, यानी कि 92 प्रोटॉन्स हैं इसके पास, इसीलिए इसका चार्ज हुआ 92E। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होकर के थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो मैं राइट हैंड साइड में अगर थोरियम की बात करूं तो टोटल चार्ज Q1 है 90E और हीलियम के पास टोटल चार्ज है Q2 2E। सो यहां भी आप देख सकते हैं 92E इज इक्वल टू 90E प्लस 2E, ये भी बनेगा 92E। तो यहां भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहा, कंजर्व्ड। सो टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन is 92E and total charge after reaction 92E, they are equal। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने नाइट्रोजन के साथ हीलियम के कॉलिजन को दिखाया है। सो नाइट्रोजन जैसे ही हीलियम से कोलाइड करेगा तो फ्लोरीन बनेगा और फ्लोरीन बाद में डिसइंटीग्रेट होकर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज की बात करूं तो यहाँ है 7E प्लस 2E जो टोटल बनता है 9E। और अगर मैं यहाँ देखूं तो इधर भी मेरे पास टोटल चार्ज है 9E, और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं तो इधर यहाँ ऑक्सीजन के पास 8E प्लस हाइड्रोजन के पास 1E यानी कि E, ये भी मिलकर के बनते हैं 9E। तो आप देख सकते हैं हर जगह चार्ज जो है कंजर्व्ड रहा है। सो 7E प्लस 2E इज इक्वल टू 9E एंड 8E प्लस E इज ऑल्सो इक्वल टू 9E।
सो ये एक फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये किसने दिया था? ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इस चार्ज का कोई एक्सेप्शन अभी तक नहीं मिला है। चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने बताया था। देखिए, द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन बॉडी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आता है। मान लीजिए दो बॉडीज हैं ए और बी। मान लीजिए ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बी पर चला गया, तो बी पर चार्ज आया -e और ए पर आया +e, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब अगर ए से बी 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो ए पर चार्ज आता +2e और बी पर आता -2e। 3 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर होता तो ए पर चार्ज आता +3e और बी पर आता -3e। यानी कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो e का यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूरा मल्टीपल मिलेगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। सो Q, that is charge on any body, is either equals to plus or minus, but n E, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूरा मल्टीपल, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मैं कह सकता हूं चार्ज ऑन एनी बॉडी Q इक्वल्स टू ±NE, वेयर n इज एन इंटीजर और E दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप यहां देख सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू ये लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूरा मल्टीपल होना। अब इस प्रॉपर्टी का यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक एक्सेप्शन भी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। मरी गेलमान नाम के एक साइंटिस्ट ने 1964 में एक थियरी दी थी क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये क्वार्क पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं कि इनका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन होता है, यानी कि क्वार्क में से कुछ क्वार्क्स पे चार्ज +e/3 या -e/3 होता है, और कुछ पर ±2e/3, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 या 2/3 चार्ज भी इन पर हो सकता है। मरी के अनुसार ये क्वार्क पार्टिकल्स 6 तरह के होते हैं। उनके नाम है अप क्वार्क, जिसपे चार्ज होता है +2/3e, डाउन क्वार्क चार्ज होता है -1/3e, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। इन सब के चार्जेस मैंने इनके नीचे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। सो एक तरह से ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक एक्सेप्शन है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि साइंटिफिकली इन क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ आई, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं और बनाऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको वो नोट्स ईमेल के जरिए सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।